मैं चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। उस समय मानो मेरा सारा अस्तित्व मृत्यु के आलिंगन में चला गया हो। मैं सो गया। मेरे मन में कोई भाव नहीं बचा था। मुझे नहीं पता कि यह स्थिति कितनी देर तक चली। मैंने कुछ पल इधर उधर देखा और फिर खुद को वापस कार में बिठा लिया। मैंने कार स्टार्ट की। वापसी का सफ़र कैसे कट गया ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने कार खड़ी की और उसके बाद मैंने कार के अंदर की लाइटें जलाईं। मैं देखना चाहता था कि गुरनी के खून के धब्बों ने कार को कैसे खराब कर दिया था, लेकिन मुझे एक भी दाग नहीं दिखा। ये भी आश्चर्यजनक था, लेकिन विचार करने पर कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगा। कैसर खान के कमरे के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि वह जाग रहे हैं, लेकिन अंदर ऐसा कोई संकेत नहीं था। कैसर खान की तेज सांसें गूंज रही थीं। मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया और फिर मैंने चारों ओर देखा। कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ ऐसी अनोखी और आश्चर्यजनक घटना घटी है। लहूलुहान तलवार दीवार पर अपनी जगह पर थी। उसकी तलाशी लेने पर खून के निशान भी नहीं मिले। ऐसा क्या हुआ कि मेरी हंसी छूट गई। मैंने अपने दिल में कहा, पापा आप सही थे। दरअसल यहाँ हमारी दुश्मनी चल रही है, और ख़ास दुश्मनी इस अजीब जीव से है जिससे दुश्मनी का कोई औचित्य ही नहीं था। कैसे एक बेतरतीब घटना ने अजीबोगरीब स्थिति को जन्म दे दिया है, और आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन पापा एक बात बता दूं, आपका बेटा भी बहुत बहादुर है। अब ये खेल मुझे रोचक लगने लगा है। अस्थायी रूप से किसी अप्रत्याशित घटना से भय का आभास होता है, लेकिन ये कुछ ही पलों की बात है और फिर सब ठीक हो जाता है। मैंने अपने आप को प्रोत्साहित किया और बिस्तर पर लेट गया। न जाने रात का कौन सा पहर था कि शरीर को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ और शरीर में एक अजीब सी ऐंठन उठने लगी। सुबह हल्का बुखार था। कैसर खान चाय लेकर मेरे कमरे में आया। मुझे जागता देख वह मुस्कुराया और बोला, मैनेजर ने यहाँ सारी व्यवस्था कर रखी थी। मैंने उनसे कहा कि साहब सुबह मेरे हाथ की बनी चाय पीते हैं। मैंने यहाँ जो चाहा वह पा लिया। आप चाय पीते हैं? फिर कैसर खान ने कहा, क्या बात है साहब, आपका चेहरा क्यों लाल हो रहा है? मैंने कहा, कैसर खान मुझे रात में नींद नहीं आती थी, लेकिन कुछ खास नहीं सर, यह बुखार की गोली है। यदि आप करेंगे तो अशिष्टता क्षमा करें। हाँ दे दो। मैंने कैसर खान की ईमानदारी को महसूस किया। गोली सामान्य थी, लेकिन कैसर खान की भावनाओं को देखते हुए मैंने पहले गोली ली। उसके बाद मैंने चाय पी और फिर मैंने कहा, कैसर खान मुझे एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से साहिवाल जाना चाहते हैं तो क्या हम जा सकते हैं? हम यहाँ से ईरान भी जा सकते हैं सर, आप क्यों परवाह करते हैं? कैसर खान ने आत्मविश्वास से कहा और मैं मुस्कुरा दिया। नीर साहिब से आखिरी बार मिलने के बाद साहिवाल जाएंगे। मैंने कहा था। मैं एक दिन के लिए भी अरजमंद को नहीं भूला था, लेकिन मैंने अपने स्वास्थ्य पर बोझ को दूर करने के लिए साहिवाल जाने का ये त्वरित निर्णय लिया। नाश्ते के बाद मैंने सरफराज भाई को फ़ोन किया। मेरा फ़ोन काफ़ी देर से मिला। हाय सरफराज भाई, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, फ़ोन मेरे पास नहीं था और मैं वॉशरूम चला गया था। अच्छा बताओ, घर में सब कैसे हैं? हाँ बताओ, क्या चल रहा है? मैंने कहा कि मैं मैनेजर से मिल चुका हूँ और अब मेरा घूमने का प्लान है। क्या मेरे लौटने की कोई जल्दी है? नहीं, घर से निकले हैं तो आराम से आ जाना। सभी अच्छी तरह से यहाँ है। मम्मा, दानिया, ताया, आबू आदि सब ठीक हैं। सरफराज भाई ने जवाब दिया। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। किसी तरह साहिवाल जाने की इजाज़त मिल गई। अगर मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया होता तो वह मुझे जल्द वापस आने के लिए कहती, लेकिन उस वक्त मैं अर्जुमन से मिलने के लिए इतना बेताब हो गया था कि मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था। मैनेजर से अंतिम बातचीत हुई। वह एक सज्जन और ईमानदार व्यक्ति थे। उसने सारी बातें मेरे सामने रख दी थीं। मैंने उन्हें अपनी समझ के अनुसार सलाह दी और फिर उन सभी कागज़ों पर दस्तखत कर दिए जिनसे चावल खरीदना और बेचना था। फिर मैंने उनसे वापस जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने मुझे आस पड़ोस घुमाने ले जाने की पेशकश की, लेकिन मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कैसर खान गाड़ी लेकर निकल गए। रास्ता काफ़ी अलग था। साहिवाल जाने के लिए हमें काफ़ी लंबा चक्कर लगाना पड़ा और उसके बाद हम साहिवाल की ओर चल पड़े।
किसी प्रिय के घर का विचार कितना आकर्षक होता है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कदम भारी हो रहे थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और निखत आरा बेगम ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर वह चौंक गई। फिर उनके चेहरे से खुशी फूट पड़ी। कौन देखने आया है? उनकी वाणी में अपार आनंद था। सुमन आरा बेगम शायद भीतर के कमरे में थीं और निखत आरा बेगम की आवाज़ पर बाहर निकलीं। इस बीच मैं पहले ही प्रवेश कर चुका था। वो भी मुझे देखकर हैरान रह गई और फिर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। शिहाबा, बेटा, और कौन तेरे साथ है? उसने मेरे पीछे देखते हुए कहा। मैं अकेला आया था, मैंने उत्तर दिया। सुमन आरा बेगम ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने भी मेरे माथे को प्यार से चूमा और मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गए। उन दोनों ने दिखाया कि वे मेरे आने से बहुत खुश हैं। दादा अबू के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि वे हमेशा की तरह ड्यूटी पर गए थे और अर्जुमंद भी पढ़ने गए थे। फेरों का सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने सबका हालचाल पूछा। अर्जुमंद अप्रत्याशित रूप से जल्दी आ गया और मुझे अजीब निगाहों से देखा। कैसे हो यार, क्या स्कूल की छुट्टी हो गई है? मैंने पूछा तो वह बोली नहीं, बस उसके सिर में कुछ दर्द था। मैडम कहने लगी कि जाना है तो जाओ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। निखत आरा चाय बनाने चली गई और मैं सुमन आरा से बातें करने लगा। अर्जुमंद कपड़े बदलने गई थी। शाम करीब 5 बजे दादा अबू लौटे। अपार हर्ष व्यक्त किया गया। दादा अबू और सुमन आरा बेगम थोड़ी देर मेरी आज्ञा लेकर पड़ोस के घर चले गए। निखत आरा बेगम और अर्जुमंद खाना बनाने गई थीं। जब अर्जुमंद किसी काम से कमरे में आया तो मैंने उससे कहा, अर्जुमंद, मैं फिर से आपके लोगों के घर आया हूँ, आपको बुरा नहीं लगता? अर्जुमंद ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसने एक पल देखा और फिर बोली, क्या कुछ गलत हो गया? उनका अंदाज बड़ा निराला था।